हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या के शोध में शिक्षक की भूमिका, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम के शोध में, पाठ्यक्रम के विषय में खोजने के संदर्भ में शिक्षक किस प्रकार योगदान देता है या कौन कौन सा कार्य करता है, किन किन गतिविधियों से उसे गुजरना पड़ता है या कौन से कार्यों को वह व्यवहार में या विषय वस्तु के विभिन्न क्रियाकलाप में उतारने का प्रयास करता है, उसी को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। यानी पाठ्यचर्या के शोध में, खोज में, पाठ्यचर्या में क्या खोजना होता है, थोड़ा सा इस पर विचार करना जरूरी होता है। जैसे हमने बताया था पाठ्यक्रम, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पाठ्यचर्या के विकास में या पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन वाला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि एक नियोजित पाठ्यक्रम होता है, एक क्रियान्वित पाठ्यक्रम होता है। नियोजित पाठ्यक्रम का मतलब जैसे बीएड का सिलेबस है या किसी भी क्लास का सिलेबस है या किसी भी राष्ट्र का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, वो क्या है, नियोजित पाठ्यक्रम। यानी वह व्यवस्थित ढंग से विचार करके उसे नियुक्त कर दिया गया है कि आपको इस विषय को इस योजना के साथ पढ़ना है या उस नियमबद्ध प्रक्रिया के साथ आपको उसका अध्ययन करना है। जैसे बीएड का सिलेबस है, बीए है, बीएससी है, एमएससी है, मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो क्या है, एक प्रकार से नियोजित है, वह उस योग्यता के लिए आवश्यक है, नियुक्त है, वो हुआ नियोजित पाठ्यक्रम। और दूसरा हमने बताया था क्रियान्वित पाठ्यक्रम। जो भी इस नियोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत टॉपिक आते हैं, सूचना आती है, ज्ञान आता है, प्रयोग आता है, कुछ भी जो आता है उसे आप किस ढंग से कक्ष में प्रस्तुत करें, अध्यापक कितना सूटेबल, व्यवस्थित, उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करे ताकि अधिगमकर्ता को वह चीज़ें अधिगम हो जाए, याद हो जाए, समझ में आ जाए, उसे क्या कहते हैं, क्रियान्वित पाठ्यक्रम। तो ऐसा नहीं कि नियोजित पाठ्यक्रम का ही महत्व है, जितना नियोजित पाठ्यक्रम का महत्व है उतना ही क्रियान्वित पाठ्यक्रम का भी महत्व है। क्योंकि कोई कितना ही अच्छा सा सिलेबस बनाए, अगर बच्चों को वह चीज़ समझ में ही न आए, सभी बच्चों को या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को न समझ में आए, तो वो बेकार है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें तो नियोजित पाठ्यक्रम के बनाने में भी शिक्षक की भूमिका होती है, उसे कक्ष में व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने में भी क्या होती है, उसकी भूमिका होती है, उसका कर्म होता है, उसका योगदान होता है, उसकी व्यवस्थित सोच, व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, कर्म होते हैं। तो इन दोनों में शिक्षक की किस प्रकार की भूमिका है यह पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि यह इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाते समय और किसी विषय का पढ़ाते समय क्या खोज करता है अध्यापक, उस पाठ्यक्रम में क्या ढूंढता है, क्या खोज करता है जिससे शिक्षा का जो उद्देश्य है, सीखना, अधिगम करना, वह प्राप्त हो जाए। उसी चीज़ को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन यानी व्याख्या करने का, विश्लेषण करने का कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। पहला है विषय का क्षेत्र एवं सीमा। अगर हम बात करें कोई भी पाठ्यक्रम, किसी विषय का पाठ्यक्रम बना है जो नियोजित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बनेगा, तो जो कोई भी विषय का जो पाठ्यक्रम बना है तो उस विषय की क्या क्षेत्र है, उस विषय में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किन किन जानकारियों को दी जाएगी, किन किन क्षेत्रों से, किन किन समूहों से जानकारी उसमें शामिल की जाए, यह भी क्या है, खोज का विषय बनता है। दूसरा, उस विषय की सीमा क्या है, वह विषय दूसरे विषय से किस प्रकार से भिन्न है। जैसे हमारे गले से आगे बढ़ेंगे तो मुँह आ जाएगा, मुंह आ जाएगा, नाक आ जाएगी, फिर कपार। अगर कहें एक शब्द में तो ये पूरा शरीर है, लेकिन इस शरीर में अगर आप क्रम से चलेंगे तो शरीर के सभी अंग उपांगों का एक अलग अलग नाम है, एक अलग अलग कार्य है, एक अलग अलग व्यवहार है, सबका मिल कर के व्यवहार है। तो उसी तरह से जो कोई भी जो शोध का विषय इसलिए बनता है कि एक विषय का दूसरे विषय से संबंध है। ऐसा नहीं कि यह संबंध बीच में पूरी तरह से ब्रेक है, ब्रेक नहीं है, एक सीमा है। एक सीमा के बाद जैसे होता है ना, एक सीमा के बाद बनारस है तो एक सीमा के बाद गाजीपुर है, एक सीमा है। धरती कटी थोड़ी नहीं है, अलग थोड़ी नहीं है, जुड़ी हुई है। फिर भी जैसे नदियाँ एक घाट बहु तेरे, वही कहावत है यहाँ पर। तो एक विषय का दूसरे विषय के साथ कहाँ तक सीमा बनती है, उचित सीमा कहाँ तक बनती, यह भी एक प्रकार का क्या है, शोध का विषय होता है, खोज का विषय होता है, चिंतन का विषय होता है, समझने का विषय होता है, समझाने का विषय होता है, विषय का निर्माण करने का भी एक विषय होता है कि यह सिद्धांत की सीमा क्या है, कहाँ तक सफल होगा, कहाँ के बाद असफल हो जाएगा।
यह सिद्धांत में क्या सीमाएं हैं, क्या बाउंडेशन है, ये सब सारी बातें जो है क्या बन जाती हैं, शोध का विषय बन जाती हैं एक शिक्षक के लिए। एक विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाते समय भी और बनाते समय भी बन जाता है। दूसरा हम देखते हैं आवश्यकता, समस्या एवं परिवर्तन। आप जानते ही हैं कि मनुष्य आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की खोज में, आवश्यकता की पूर्ति में, अपनी इच्छा की पूर्ति में सतत प्रयासशील रहता है। ये अलग बात है, कोई जन कल्याण के लिए तो कोई स्वार्थ के लिए, तो कोई अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो कोई अपने स्वभाव आदत बस। सभी लोग, यह संसार मानव इच्छाओं से ही बना हुआ है। तो जब आवश्यकताएं बदल रही हैं तो निश्चित रूप से उस विषय का, उस आवश्यकता के संदर्भ में ज्ञान, व्यवहार, प्रारूप भी बदलेगा, अर्थ बदलेगा, उसकी व्याख्या उसके अनुसार बदलेगी। जो विषय उस समस्या का ज़्यादा समाधान करेगा उस विषय की विशेष मान्यता हो जाएगी। तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे इस समय हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता की पूर्ति विज्ञान के क्षेत्र में करती है, तो ज़्यादातर लोग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, विज्ञान वर्ग लेना पसंद करते हैं। उसी तरह से हम बात करें कि कोई ऐसी व्यवहारिक समस्या है, राष्ट्र की समस्या है, आवश्यकता है, तो इन सब तमाम प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, उनको किस तरह से पूरा किया जाए, उनका वास्तविक हल क्या है, उनका वास्तविक रूप से किस सीमा तक हल करना जरूरी है, उसका विकल्प क्या है, उसका जो है मानव जीवन पर प्रभाव, उसका निराकरण क्या है, ये सब तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, प्रारूप, व्यवहार, क्रियाकलाप इत्यादि के विषय में भी शोध महत्वपूर्ण हो जाता है एक शिक्षक का। क्योंकि शिक्षक इन सब चीज़ों से अवगत कराता है और उसका संभावित उत्तर बताता है, संभावित हल बताता है, एक तर्क देता है, एक चिंतन देता है, एक जो है एक जिज्ञासा और जागरूकता उत्पन्न करता है। तो इन सब संदर्भों में भी शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका शोध के रूप में होती है। क्योंकि जैसे बालक क्या जाने राष्ट्र की अभी क्या समस्या है, तो वो समस्या से अवगत कराएगा, अपना संभावित उत्तर देगा। बालक जब उस चीज़ समझने लायक हो जाएगा, समझने लगेगा, तो वह भी शिक्षक से आगे चिंतन कर सकता है या हल कर सकता है। तमाम प्रकार के शोधों को वह शोधों का पौधा लगा देता है विद्यार्थियों के माध्यम से। तो इन प्रक्रियाओं में भी शोध के रूप में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला है शिक्षण में प्रस्तुति। आप ये जानते ही हैं कि हर बालक अपने आप में विशेष होता है और हर बालक अपने आप में विशेष होता है। टॉपिक एक ही है। एक शिक्षक पढ़ाता है तो काफ़ी बच्चे समझते हैं, एक शिक्षक पढ़ाता है तो बहुत कम बच्चे समझते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा शिक्षण का प्रस्तुति सरल, बोधगम्य, रुचि भरा, ध्यान भरा, जिज्ञासा भरा और अनुशासन भरा और सहयोगात्मक भरा, इन सब गतिविधियों को भी पाठ्यक्रम या पाठ्य योजना बना करके पढ़ाने संबंधी गतिविधियों में भी अध्यापक को शोध की भूमिका निभाना पड़ती है। जो हम क्रियान्वित पाठ्यक्रम के अंतर्गत उससे शोध की क्रिया, क्या पाठ्य सहगामी क्रिया होगी, क्या उसमें सहायक सामग्री लगेगी, क्या आवश्यक सामग्री लगेगी जो टॉपिक विशेष से संबंधित होती है, कब प्रैक्टिकल होगा, उसका प्रैक्टिकल किस सीमा पर कराया जाए, प्रैक्टिकल का रूप क्या होगा, प्रस्तुत करने का ढंग क्या होगा, उदाहरण का स्वरूप क्या होगा, विभिन्न प्रकार के बालकों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को किस प्रकार से सामान्य कक्ष में ही, क्योंकि समावेशी शिक्षा है, समान कक्ष में किस प्रकार से हल किया जाए, ये सब भी विषय उसके शोध का बन जाते हैं। अगर वह शोध करके, सोच करके, विचार करके, व्यवस्थित निर्णय लेकर के पढ़ाता है तो एक दिन वह शिक्षक पहले तो भले ही सामान्य ढंग से पढ़ाता हो, फिर विशेष ढंग से पढ़ाने लगेगा। तो कुल मिलाकर शिक्षण के प्रस्तुतिकरण में भी शोध के रूप में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका पाठ्यचर्या के निर्माण में करता है, क्रियान्वित पाठ्यचर्या के निर्माण में करता है। आगे चलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यह तो बड़ा महत्वपूर्ण है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो विज्ञान ने जो अपना नियम दिया, प्रौद्योगिकी ने जो मशीनों का आविष्कार किया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे दृश्य श्रव्य सामग्री है, टेलीविज़न है, सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अब शिक्षण विषयों के भी सॉफ्टवेयर आते हैं, पढ़ाने के भी सॉफ्टवेयर आते हैं। कुल मिला के हम ये कहें कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न प्रकार के उपकरणों का जो जन्म दिया है, जो खोज किया है, उन उपकरणों से किसी विषय वस्तु की सार्थकता को, वास्तविकता को सिद्ध करने और उससे संबंधित क्रियाकलापों को सरल करने, बोधगम्य और दृश्य श्रव्य चलचित्र इत्यादि के माध्यम से
प्रोजेक्टर इत्यादि के माध्यम से विषय वस्तु को सरल और बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत करने संबंधी गतिविधियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दिन प्रतिदिन शिक्षण के हर आवश्यकताओं को वह शोध के द्वारा सरल बोधगम्य बनाने का प्रयास कर रही है। वह पढ़ाने के दृष्टिकोण से और अधिगम कराने के दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोणों से वह एक सहयोगात्मक भूमिका के रूप में सतत खोज करती हुई नियोजित और क्रियान्वित पाठ्यक्रम को बोधगम्य, ग्राह्य, समझयुक्त बनाने का प्रयास करती है। यह भी क्या है, एक प्रकार का शोध का विषय है कि किस टॉपिक के लिए हम किस तकनीकी का प्रयोग करें, कौन सी मशीन का प्रयोग करें, चलचित्र, प्रोजेक्टर, स्लाइड क्या करें। उसी तरह से विज्ञान के द्वारा किस तरह से हम उसे व्यवहार में सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। उन सब गतिविधियों, ये सब गतिविधियाँ भी विभिन्न विषयों के अंतर्गत अध्यापक द्वारा शोध का आधार बन जाती है। आगे है प्रबंधकीय अभिकरण। प्रबंधकीय अभिकरण का तात्पर्य यह है कि जैसे होता है, प्रबंधकीय अभिकरण का मतलब ये होता है जब किसी विषय को हम व्यवस्थित करते हैं हर दृष्टिकोण से, आवश्यकता से, समाज से, मूल्य से, पैमाने से, पाठ्य सहगामी क्रिया से, उसमें ज्ञान से, समस्या के समाधान से, चुनौती से, चारों तरफ से। जैसे नहीं होता है कि जैसे हमारे शरीर में स्वस्थ डाइट मिलती है तो हम स्वस्थ शरीर का विकास होता है, उसी तरह से हर विषय का एक उत्तम स्वस्थ दृष्टिकोण होता है कि उस विषय को स्वस्थ ढंग से आप समझें, तब जाकर के आप उस पूरी बात को समझ सकते हैं। यही कारण है कि जो लेखक किसी विषय को स्वस्थ ढंग से लिखता है उसकी बुक फेमस हो जाती है। तो स्वस्थ ढंग से प्रबंध करने का, ज्ञान का, उसके मूल्य का, उसके दृष्टिकोण का, उसके स्वरूप का, उसकी जो है विभिन्न जानकारियों का, ये सब प्रबंधकीय गतिविधियों के माध्यम से विषय वस्तु को तैयार करना या प्रबंधकीय गतिविधियों के माध्यम से किसी टॉपिक को व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने में भी अध्यापक को शोध करना पड़ता है, खोजना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। तब जाकर के वह विषय, वह टॉपिक व्यवस्थित रूप से वह प्रस्तुत कर सकता है, समझा सकता है, विषय वस्तु में शामिल कर सकता है या विषय वस्तु में विभिन्न स्तरों पर शामिल करते हुए उसे पूर्ण रूप से पढ़ाने समझाने इत्यादि का प्रक्रिया पूरा कर सकता है। तो यह प्रबंधन कक्ष के स्तर पर भी उसे करना पड़ता है, टॉपिक पर भी करना पड़ता है और विभिन्न अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी उसे क्या करना पड़ता है। तो इसमें भी अध्यापक को क्या करना, शोध करना पड़ता है। खोज का मतलब ही नहीं होता है कि बराबर आप जो है नई नई चीज़ें खोजें। खोज का बहुत व्यापक अर्थ होता है। खोज का नई चीज़ों के संग संग उसको आप उत्तम रूप तक ले जाने का जो आप व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते हैं वह भी शोध का ही विषय है। इसका ध्यान रखिए। आगे है सहयोगी भूमिका। जैसे कोई विद्यार्थी है, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके अब विषय वस्तुओं के विभिन्न समस्याओं या आवश्यकताओं या उसके मूल्य, आदर्श, पैमाने इत्यादि के विषय में वह जो है खोज कर रहा है कि इसकी क्या सीमा है, इसका क्या उपयोगी है, वह किस प्रकार से मानव का कल्याण कर सकता है, मानव की समस्या हल कर सकता है। उन सब बिंदुओं पर अध्यापक क्या करता है, उस विद्यार्थी के सहयोग प्रदान करता है, उसके पीछे क्या करता है, एक हेल्प करता है, प्रोत्साहन देता है, प्रेरित करता है, नियंत्रित करता है, नियोजित करता है, उसे एक सही दिशा में, एक सही निर्णय पर ले जाने का प्रयास करता है। फिर उसके समस्या और चुनौतियों से उसे अवगत करा के उसे आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तो सहयोगात्मक रूप की भूमिका में भी अध्यापक एक छात्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए या विभिन्न पाठ्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए भी काम आता है। इसलिए यह भी क्या है, एक शोध का विषय। जैसे विद्यार्थी नहीं समझ पा रहा है उस विषय की जटिलता को, तो वहाँ अध्यापक क्या करता है, हिंट देता है और जब वो हिंट पा करके फिर मेहनत करता है, सफल होता है, तो एक प्रकार से क्या है, वह अध्यापक विद्यार्थी को शोध के लिए, चिंतन के लिए उसे प्रोत्साहित किया, सृजनशीलता के लिए प्रोत्साहित किया। तो वह भी क्या है, अध्यापक की एक अध्यापक की क्या है, एक शोध के रूप में भूमिका। अगला है स्वरूपात्मक विकास। स्वरूपात्मक विकास का तात्पर्य होता है हर विषय का अपना मूल्य होता है, उसका अपना आदर्श होता है, पैमाना होता है, प्रारूप होता है, सिद्धांत होते हैं, नियमावली होती है, विभिन्न प्रकार की उसकी गतिविधियाँ होती हैं। तो उन सब के प्रति विकास कैसे हो, छात्रों में विश्वास कैसे हो, छात्रों का उस पर
समझ और आत्मसात कैसे करें। जैसे हमारे अच्छे व्यवहार की कोई भी विषय का पढ़ा हुआ बालक हो, उसको अपने साथ रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के वह मानव कल्याण के लिए उपयोगी होगा। नहीं तो वह गलत व्यवहार पकड़ा गया तो वह गलत रास्ते से ही आगे बढ़ जाएगा। जैसे कहा जाए, एक ज्ञानी एक ज्ञान पा करके शिक्षक बना, एक ज्ञानी बन करके आतंकवादी बना, अर्थात वह परमाणु बम बना के दूसरे का अनावश्यक रूप से नाश करना शुरू किया, ज्ञानी दोनों। तो कहने का मतलब हर विषय का जो स्वरूप है, उसके जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, उसकी जो विभिन्न गतिविधियां हैं, उसके जो विभिन्न प्रारूप हैं, जो अन्य विषयों से संबंध है, उन सब गतिविधियों की स्वरूप का व्यवस्थित रूप से विकास होने में अध्यापक क्या करता है, महत्वपूर्ण रूप से उसे प्रतिपादन स्तर पर अधिगम कराने का प्रयास करता है। जैसे हमने बताया, एक प्रकार से आप BS ब्लूम का जो सिद्धांत पढ़े होंगे, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ज्ञान के बाद भावात्मक पक्ष मजबूत होगा, तब आप उसे व्यवहार या क्रिया में उतारेंगे, क्योंकि विश्वास ही नहीं रहेगा ज्ञान पे तो आप क्रिया में नहीं उतार सकते। उसी तरह से स्वरूपात्मक विकास के अंतर्गत शिक्षक क्या करता है, उन मूल्य, उन आदर्शों के प्रति उसे अटूट विश्वास भरता है, क्योंकि विश्वास भरना भी एक प्रकार का शोध है। उनके अच्छे मूल्य, अच्छे क्रियाओं के प्रति भी विश्वास भरता है, उनके नियम, कानून, सिद्धांतों के प्रति भी वह विश्वास भरता है। और विश्वास भरना भी क्या एक शोध है, क्योंकि हो सकता है कोई छात्र उसे माने, कोई छात्र न माने। तो जो नहीं मानता है उसे तर्क के द्वारा, समझ के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, इतिहास के द्वारा, घटनाओं के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, परिवर्तन के द्वारा समझाने का वह प्रयास करते हुए उसे उस पर विश्वास दिलाने का वह साहस और प्रयास करता है, ताकि सभी बालक या व्यक्तिगत रूप से बालक वह जो है उस विषय के स्वरूप को समझ सके। यह प्रक्रिया भी एक क्या है, शोध का ही स्वरूप है। तो अध्यापक स्वरूपात्मक रूप में भी शोध का कार्य करता है, सहयोगात्मक रूप में शोध का कार्य, प्रबंधकीय रूप में शोध का कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता और उपयोग के संदर्भ में भी शोध का कार्य, शिक्षण में प्रस्तुति में भी शोध का कार्य, आवश्यकता, समस्या, परिवर्तन के संदर्भ में भी वह शोधात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। विषय का क्षेत्र और सीमा के निर्धारण में भी वह स्वरूपात्मक गतिविधियों को, साथ ही विषय और क्षेत्र में भी वह शोध संबंधी भूमिका का कार्य करता है। वह उस विषय की व्यापकता, सूक्ष्मता और उपयोगिता इत्यादि को भी विशेष रूप से वह ध्यान में रखते हुए शोध की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए पाठ्यक्रम का सृजन भी करता है और उसको क्रियान्वित यानी पढ़ाने का भी कार्य करता है। तो मुझे उम्मीद है पाठ्यचर्या के शोध में शिक्षक की क्या भूमिका होती है आप इसे आराम से, प्रेम से समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।